क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये कहीं सुर्खी में बनती ही नहीं है। और एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जो इंडिया आने वाला है, उस व्यक्ति की अपनी वर्थ, उसकी कंपनी की वर्थ, जिससे आप व्यक्ति की हैसियत नापते हैं, भारत की इकोनॉमी से ऑन पेपर अगर चला जाए तो कम से कम 2.5 गुना ज्यादा बड़ी है। कौन है यह व्यक्ति, कहां आ रहा है, सारी बातें करेंगे। लेकिन जब दुनिया के अमीर लोगों की चर्चा हो और अमीरों की चर्चा में हम टॉप 10 की लिस्ट देखने लगते हैं, तो आपके मन में कयास आने लगता है कि इनमें से ही कोई व्यक्ति आ रहा होगा। एलन मस्क वगैरह आ रहा होगा, जेफ बेजोस, बिल गेट्स, इनमें से कोई आ रहा होगा, जकरबर्ग वकरबर्ग। इन भाई साहब का नाम इस लिस्ट में कहीं नहीं है। आपके दिमाग में प्रश्न बनेगा, जिसका नाम फोर्ब्स के लिस्ट में नहीं है, जिसका नाम फोर्ब्स के अंदर, ब्लूमबर्ग के अंदर कहीं नहीं है, वो व्यक्ति फिर बड़ा कैसे हो सकता है? क्या इनके ऊपर भी कोई है क्या, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति। नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर न्यूज में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि पूरी दुनिया में जो भी बिजनेसमैन है, जो टॉप लेवल के बिजनेसमैन है, वो इंडिया में आ रहे हैं। अंबानी जी के वहां जामनगर में, गुजरात में। तो ये बहुत ही बड़ा इवेंट होने जा रहा है, जिसमें एलन मस्क से लेकर और उसमें बिल गेट्स से लेकर जितने भी दुनिया के सबसे बड़े बड़े अमीर लोग हैं, वो गुजरात वो आ रहे हैं। सारे के सारे अंबानी जी के वहां। और जो उन्होंने वहां पर एक सिटी बनाई है जामनगर में, तो वो उसको भी देखने आ रहे हैं। तो ये भारत के लिए बहुत ही ज्यादा एक इवेंटफुल ये मौका है, और साथ ही साथ इससे हमारे देश में बहुत ही ज्यादा रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं। और दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति आ रहा है, जो अमेरिका से। उसकी खुद की जो प्रॉपर्टी बताई जा रही है $21 ट्रिलियन। तो अभी भारत की जो अभी है इकोनॉमी, ये आपकी $4 ट्रिलियन के अराउंड। आप सोचो कि उसकी कंपनी के पास कितना ज्यादा पैसा है। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री राम। ऐप को देख रहे होते हैं तो उसमें टॉप 10 कंपनीज में माइक्रोसॉफ्ट का नाम आता है, $3 ट्रिलियन की मार्केट वैल्यू के साथ, मार्केट कैप के साथ। मार्केट कैप में माइक्रोसॉफ्ट जहां नंबर 1 लीडिंग कंपनी में दिखाई देता है, वहां जिसका नाम आज मैं लेने जा रहा हूं, वो इस टॉप 10 की लिस्ट में कहीं नहीं है। आप कहेंगे सर, जिस प्रकार इंडिया का टाटा कहीं नहीं है, वैसे ही यह व्यक्ति भी कहीं दिखाई नहीं देता, लेकिन उपस्थित सब जगह है। जी हां साथियों, जिसकी तस्वीर आप फिलहाल देख रहे हैं, इसका नाम है लैरी फिंक। यह मालिक है ब्लैक रॉक कंपनी का। यह वो कंपनी है साथियों, जो दुनिया के अगर कुल शेयर मार्केट को जोड़कर 100 के बराबर कह दिया जाए तो 10% अकेला इसके हाथ में है। दुनिया के जितनी भी कंपनीज काम करती हैं, कहा जाता है 4,953 से अधिक कंपनियों में इसके शेयर हैं। यह तक कहा जाता है कि जहां इंडिया की जीडीपी $5 ट्रिलियन आने वाले 3 सालों में पहुंचेगी। फिलहाल 2021 में $4.25 ट्रिलियन थी, अभी $4.11 ट्रिलियन के आसपास बताई जाती है। इंडिया की इकोनॉमी, जीडीपी जहां आप देखें, वहां पर $4.25 ट्रिलियन के आसपास बताई जाती है। वहां पर अगर आप खबर देखते हैं तो 2021 में इसकी कंपनी का कुल वैल्यूएशन $10 ट्रिलियन से ऊपर था 21 में। और अभी क्या, अगर 24 का डेटा देखें तो $21 ट्रिलियन इक्विवेलेंट टू चाइनाज जीडीपी कंसीडर किया जाता है। यह कौन है व्यक्ति जिसके बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन सुर्खियों में वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल कंपनी का मालिक माना जाता है लैरी फिंक। और यह कौन है, कहां से आया, इसकी जानकारी अभी तक किसी को क्यों नहीं है? ऐसा क्या है कि यह मार्केट में सब जगह फैला है, हमें नहीं पता है। साथियों, अगर आप डेली कंज्यूमेबल आइटम्स में जो भी यूज कर रहे हैं, आपको लगता है कि आप एप्पल के फ्रेंड हैं, या सैमसंग के फ्रेंड हैं, या माइक्रोसॉफ्ट के फैन हैं, आप दुनिया में कोई भी कंपनी, आपको लगता है आप इजराइल के पक्ष में हैं, आपको लगता है फलस्तीन के पक्ष में है, आपको लगता है सऊदी के पक्ष में, ईरान, रशिया, अमेरिका, आप नाम लीजिए, इस व्यक्ति ने लगभग 70 देशों में अपना पैसा लगाया हुआ है। यह व्यक्ति एक अमेरिकी इन्वेस्टमेंट बैंकर है। इसकी कंपनी एसेट मैनेजमेंट का काम करती है। यह व्यक्ति अभी कुछ ही दिनों में भारत आ रहा है। कहां आ रहा है, यह भी अपने आप में बड़ा रोचक है। संभवतः अंबानी परिवार G20 से भी बड़ा, अगर पैसे वालों का G20 कहा जाए, तो वैसा कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, क्योंकि अंबानी अपने छोटे बेटे की
प्री वेडिंग पार्टी करने जा रहे हैं अपनी बसाई एक सिटी जामनगर में, जो रिफाइनरी है वहां पर मार्च के पहले सप्ताह में। वहां पर दुनिया की कैसी कैसी शख्सियत आएंगी, इससे संभवतया इस बात की गहराई जान जाएंगे। आज का सेशन अंबानी पर केंद्रित नहीं है, लेकिन इवेंट में यह बताना जरूरी है कि यह इंडिया आ रहा है, अंबानी में इसका इंटरेस्ट है, तो फ्यूचर सोचिए कि यह इंडिया को लेकर क्या सोचता है। बहुत सारी जानकारियां आज आपको मिलने वाली हैं, लेकिन साथियों हमेशा की तरह हम अंकित इंस्पायर इंडिया के माध्यम से आपको तमाम प्रकार की जानकारियां देते हैं और आपको रोचक जानकारियों का लगातार नित्य प्रतिदिन हम खोज में लगे रहते हैं कि आपके पास कोई जानकारी पहुंचे। लेकिन आपके सामने एक डेटा शेयर करते हैं जो आपका मेरे प्रति प्यार दर्शाता है। मेरे प्यारे साथियों, जितने लिसनर्स मुझे सुन रहे हैं उनमें से 55% लोग ही ऐसे हैं जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है। 44% लिसनर्स ऐसे हैं जिन्होंने सेशन सुना लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया। संभवतया उनके पास 0.19 सेकंड नहीं थी। मेरे सेशन 30 मिनट से ऊपर के लगभग सेशन होते हैं, उन्हें सुनने का समय वो निकालते हैं। दुर्भाग्य मेरा है कि मेरी खुशी के लिए वो एक सब्सक्राइब का बटन नहीं दबा पाते। आपका निर्णय है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। लाल बटन दिया हुआ है, जाकर क्लिक कर दीजिए। सेशन पर लौटते हैं। मेरे प्यारे साथियों, धीरू भाई अंबानी के बेटे मुकेश अंबानी और मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी, इनकी शादी होने वाली है, जुलाई 2024 में होने वाली है। मार्च में प्री वेडिंग मतलब पार्टी रखी गई है दुनिया के लोगों को बुलाने के लिए जामनगर के अंदर। कहा जाता है कि एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी अपने छोटे बेटे अनंत अंबानी का 3 दिवसीय भव्य प्री वेडिंग कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं जामनगर के रिलायंस ग्रीन में 1 से लेकर 3 मार्च के बीच में। कुछ इस प्रकार से इन्होंने अपनी एक सिटी बसाई हुई है जहां तेल की रिफाइनरी इनकी चलती है। गुजरात के अंदर तटीय इलाके पर बसा हुआ जामनगर है, वहां पर यह अपना एक कार्यक्रम रखने जा रहे हैं। जामनगर में रिलायंस की अपनी टाउनशिप है, उसके अंदर यह कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। दुनिया भर के मेहमान बुलाए गए हैं। अब कौन से मेहमान बुलाए गए हैं जरा एक बार के लिए उसे समझ लीजिए। अतिथियों की सूची के अंदर माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स से लेकर मार्क जकरबर्ग, अल्फाबेट के सुंदर पिचाई, वॉल्ट डिज्नी के सीईओ बॉब ईगर, ब्लैक रॉक के अध्यक्ष लैरी फिंक और ब्लैक स्टोन के संस्थापक स्टीवन स्वार्जमैन भी आ रहे हैं। इंटरेस्टिंग स्टोरी इन दो के बीच में है। यहां आप ब्लैक स्टोन देख रहे हैं, यहां ब्लैक रॉक देख रहे हैं। साथियों, इस लैरी फिंक नामक व्यक्ति ने कभी ब्लैक स्टोन में काम किया था, स्टोन से रॉक बनकर बाहर निकला, अपनी कंपनी बनाया, इससे लगभग 10 गुना बड़ी कंपनी बना लिया है। बहुत सारी इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं। अगर मैं इतना बता दूं लैरी फिंक के बारे में कि यह वो व्यक्ति है जो दुनिया के शेयर मार्केट का 10% से बड़ा हिस्सा कवर करता है, तो आपको इस पूरे की पूरे गेस्ट लिस्ट से बहुत कुछ पता चल जाएगा। मैंने आपसे कहा कि भारत ने हाल ही में G20 होस्ट किया था। संभवतः आपको लग रहा होगा कि उसके अंदर बड़े बड़े राजनेता आए थे, अमेरिका का राष्ट्रपति आया था। सोचिए, अमेरिका की कुल जीडीपी का लगभग आधा जो व्यक्ति मैनेज करता हो वो व्यक्ति है लैरी फिंक। आइए और बताएंगे कितने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। अगर इस लिस्ट को देखें तो इंडिया के भी टाटा समूह, बिड़ला समूह और अडानी समूह, सब प्रकार के जो भी बड़ी हस्ती है वो यहां पर उपस्थित होने वाली है। अब आते हैं हमने बताया कंटेक्स्ट क्यों आ रहा है, एंड में बताएंगे कि जियो से ये क्या चाहता है और जियो के साथ ये क्या प्लान कर रहा है। फिलहाल के लिए लौटते हैं ब्लैक रॉक के ऊपर, जिसके मालिक लैरी फिंक हैं। एक ऐसी सीक्रेट कंपनी जो पूरे दुनिया पर राज करती है, लेकिन खुलकर इसके बारे में कोई नहीं बात करता, बिल्कुल इल्यूमिनाटी की तरह। हालांकि इल्यूमिनाटी एक कहानी हो सकता है, लेकिन यह सत्य है। इल्यूमिनाटी पर भी हमने एक सेशन किया है आज से 2 दिन पहले, आप चाहें तो उसे जाकर देख सकते हैं। साथियों, एलन मस्क, बर्नार्ड अर्नाल्ड, ये जितने भी बड़े बड़े नाम हैं, नाम क्या लेना, इतने नाम है कि नाम लेते समय ऐसा लग रहा है कि छोड़ जाइए, 1-2 लोग छूट जाएंगे। इनमें से फिलहाल जिसकी चर्चा है वो है अमेरिका स्थित मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंकर ब्लैक रॉक आईएनसी के फाउंडर की, लैरी फिंक की। साथियों, कहते हैं कि इसकी कंपनी 9.43 ट्रिलियन, ये 2021 का आंकड़ा है, जिसे अगर भारतीय रुपये में बताया जाए तो 78 लाख करोड़ रुपए का इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। ये इतना पैसा, कितना पैसा कि 50 देशों की जीडीपी से बड़ा इसका अपना पैसा है लैरी फिंक। अब थोड़ा सा इसके बारे में इतिहास जान लीजिए, सो दैट आप इसका कंटेक्स्ट समझेंगे और काम भी जान लीजिए कि ये कैसे पैसा कमाता है।
क्योंकि जब कोई पैसा कमा रहा होता है तो मन में आता है कि यार ये व्यक्ति पैसा कैसे कमाता होगा। अब उसके बारे में बात करते हैं। साथियों, ब्लैक रॉक दुनिया की सबसे पावरफुल एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। 1988 में कंपनी की नींव रखी गई थी, यानी बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है। आप में से बहुत सारे लिसनर्स संभवतः उस समय पैदा हुए होंगे, जो आज 35-36 साल की उम्र में होंगे। इतनी पुरानी ही कंपनी है। और इस कंपनी के लिए नींव रखने वाला यह व्यक्ति कोई फोर फादर्स का बिजनेस लेकर नहीं आ रहा है कि दादा परदादा का बिजनेस था जो चलाया आ रहा है, अपने दम पर खड़ा हुआ बिजनेस है। अब ब्लैक रॉक की कंपनी जो आप जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, उससे पहले यह जान लीजिए कि यह काम करता कैसे है। यह काम करता है एसेट मैनेजमेंट का। अब ये एसेट मैनेजमेंट क्या होता है साथियों? असल में आप में से जितने साथियों ने आज तक म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाया होगा, उन्हें यह पता चला होगा कि म्यूचुअल फंड्स काम कैसे करते हैं। नहीं जानते तो आसान भाषा में समझ लेते हैं। मान लीजिए कि आपको शेयर मार्केट में पैसा लगाना है। अब शेयर मार्केट में पैसा लगाना है, आपको नहीं पता कौन सा शेयर अच्छा काम करेगा, भविष्य उस शेयर का क्या होगा, वो कंपनी इस दिशा में फैसले लेगी तो सही लेगी या नहीं लेगी। पता चले आप किसी शेयर में पैसा लगाए, वो किसी दूसरे देश के साथ कंपनी जो है कंफ्लिक्ट में चली गई तो पैसा डूब गया। तो आपको प्रेडिक्शंस नहीं पता होते, इसलिए आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते समय हिचकते हैं। लेकिन विचार करिए, आपने किसी समझदार व्यक्ति से कहा कि आप मेरा पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए। म्यूचुअल फंड ऐसा ही है। म्यूचुअल मतलब आपसी। हम 8-10 लोग मिले और मिलकर के अपना पैसा इकट्ठा करके किसी कंपनी XYZ को दे दिया कि सर मेरा पैसा शेयर मार्केट में लगा दो। साथियों, आज के समय पर बहुत सी बैंक्स ऐसा काम कर रही हैं और बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ऐसा काम कर रहे हैं, जो कि लोगों का पैसा इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करके वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, उस कंपनी पर दांव लगाते हैं जो कंपनी आपके प्रिडिक्शंस को और आगे लेकर जाने वाली है। ठीक है, इस प्रकार से एक छोटा रूप तो आपने एसेट मैनेजमेंट का समझ लिया। तो जो कंपनी इस पैसे को आगे चल के इन्वेस्ट करती है, समझ लीजिए कि वो एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। अब इसको थोड़ा और इलॉबरेट अगर करें तो ये तो हमने आप और मेरे जैसे कुछ लोगों की बात करी, लेकिन दुनिया में बहुत सारे देश, बहुत सारी बड़ी कंपनी, बहुत सारे पैसे वाले लोग ऐसे हैं जो अन्य कंपनियों में पैसा लगाते हैं, लेकिन दांव लगाते हैं एक ऐसे व्यक्ति की सोच पर जिसकी सोच के अनुसार अगर चला जाए तो पैसा कईयों गुना बढ़ सकता है। ऐसा ही यह व्यक्ति है लैरी फिंक, जिसके ऊपर ना जाने कितने लोगों ने दांव लगाया हुआ है। इसके बारे में परिचय केवल इतना सा सुन लीजिए कि 2008 में जब आर्थिक मंदी आई थी, उस समय अमेरिकी सरकार ने खुद इसको बुलाकर कहा था कि लैरी भैया इस घटना से बाहर निकालिए, आर्थिक मंदी से बाहर निकालिए। कहते हैं आर्थिक मंदी से बाहर निकालने वाला व्यक्ति अमेरिका को लैरी फिंक था। इससे अंदाजा लगाइए कि किस लेवल के व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं। यह ऐसा इन्वेस्टमेंट बैंकर है। इसकी कंपनी का नाम ब्लैक रॉक है। इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी रखिए कि यह जो पैसा इकट्ठा करता है वो किन किन लोगों में लगाता है। सोचिए, एप्पल में ब्लैक रॉक का 6.5% शेयर है, यानी एप्पल आज अपने आप को बड़ा समझे, उसका बड़ा इन्वेस्टर एप्पल के अंदर ब्लैक रॉक है। फेसबुक में 6.5%, जेपी मॉर्गन चेज में 6.5%, डॉइश बैंक के अंदर 4.5%, यानी लगभग 5% के आसपास। अल्फाबेट जो कंपनी है जिसका गूगल चल रहा है, उसके पास भी इसका 4.48% है। यानी लैरी फिंक ने दुनिया के अंदर $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर तो खुद की वो बनाई हुई है, वर्थ बनाई हुई है। और जब से ये बना है तब से लगातार इसकी मार्केट कैप बढ़ती जा रही है। इसके बारे में वेबसाइट पर कोई जानकारी नहीं है। खुद के बारे में केवल इतनी सी बात बताता है कि ब्लैक रॉक इज वन ऑफ द वर्ल्ड लीडिंग प्रोवाइडर ऑफ इन्वेस्टमेंट, एडवाइजरी एंड रिस्क मैनेजमेंट सॉल्यूशंस। और ये किनके रिस्क मैनेज करता है, उसको आप ऐसे समझ लीजिए कि दुनिया की जितनी बड़ी कंपनीज है ना, वो देश हैं, वो इससे अपना रिस्क मैनेज कराते हैं। इसके पास लगभग 19,000 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। अपने कर्मचारियों को काम कराने की स्किल बेहद खास है। यह कंपनी के अंदर शेयर होल्डिंग देता है, लोगों को काम कराते समय इंसेंटिव देता है, यानी इसका हर कंपनी का कर्मचारी पहले तो कंपनी का सर्वश्रेष्ठ होता है, यानी कि मार्केट के जो उस मार्केट के कर्मचारी हैं उनका श्रेष्ठतम तो यह चूज करता है। करने के बाद में उन्हें बेहतरीन पैकेज, बेहतरीन सुविधाएं और साथ ही साथ कंपनी के अंदर शेयर होल्डिंग भी देता है और फिर उनसे पूर्ण आत्मसमर्पण के साथ काम कराता है। यही कारण है कि ब्लैक रॉक जैसे एम्प्लॉय संभवतः किसी और कंपनी में नहीं मिलते होंगे। इतने बढ़िया इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को यह अपने यहां रखता है। यह है लैरी फिंक। और यही कारण है कि दुनिया में कईयों देशों में बैठ करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दुनिया के 135 लैंग्वेज में यह काम करता है। 36 देशों में इसने ऑफिस बनाए हुए
हुए हैं जहां से ये ऑपरेट करता है। अब इस व्यक्ति के बारे में जब आप जानेंगे तो आप एक बार के लिए फिर से सोच में चले जाएंगे और एक सेशन को रिलेट करेंगे, जिससे कि आपको पता चलेगा कि अक्सर मैं आपसे जब कहता हूं कि अमेरिका की मजबूरी क्या है कि वो इजराइल की मदद करता है, अमेरिका की मजबूरी क्या है कि वो यहूदियों के लिए पलक पावने बिछाकर रखता है, संभवतया एक लाइन में आज आपको जवाब मिलने वाला है। और वो जवाब क्या है? लैरी फिंक। जी हां साथियों, अमेरिका की कुल जीडीपी का लगभग आधा जिसकी मार्केट वैल्यू हो, वो व्यक्ति है लैरी फिंक। और साथियों, लैरी फिंक एक यहूदी है, एक ज्यू है। साथियों, इजरायली मूल का व्यक्ति यहूदी व्यक्ति है और हर यहूदी इजराइल से ही अपना अस्तित्व कनेक्ट करता है। 1952 में इसका जन्म अमेरिका में हुआ। यह एक ज्यू परिवार के अंदर पैदा हुआ और एक सामान्य परिवार से पैदा हुआ। इसके पिता जूते की दुकान चलाते थे, इसकी मां एक शिक्षिका थी। लैरी ने पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन किया, रियल एस्टेट में पोस्ट ग्रेजुएशन किया, फाइनेंस में नौकरी करी, यानी सब कुछ घाला माला था। तीनों अलग अलग प्रकार के फील्ड इसने अपने हिसाब से चूज किए थे। फाइनली जाकर बोस्टन कॉर्पोरेशन नामक एक कंपनी के अंदर एक कर्मचारी के रूप में काम करने निकल गए। लैरी ने निवेश बैंक में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए 1976 से 86 के बीच में $1 बिलियन से अधिक की कमाई करके इस बोस्टन कॉर्पोरेशन नामक कंपनी को दी थी। जब कंपनी ने अच्छा प्रदर्शन किया तो इनका नाम मार्केट में बहुत हुआ। लोग इन्हें एक नेता के रूप में ट्रीट करने लगे कि इनकी सलाह से जब पैसा इन्वेस्ट किया जाता है तो बहुत बड़ा पैसा बनकर निकलता है। लेकिन 80 के दशक में जब कंप्यूटर ने काम करना शुरू किया, लोग साइंटिफिक कैलकुलेटर की जगह कंप्यूटर पर आना शुरू हुए। इनके कुछ फैसले गलत हो गए और कुछ फैसले गलत होते होते इन्हें कंपनी से $10 करोड़ के नुकसान के चलते निकाल दिया गया। ये कंप्यूटर पर फैसले लेना चाहते थे, लेकिन साइंटिफिक कैलकुलेटर वर्सेस कंप्यूटर के दौर में ये अपने फैसले कंपनी को और लोगों को समझा नहीं पाए। कंपनी से इन्हें निकाल दिया गया, जिसके कारण जब इन्हें कंपनी से निकाला गया तो कहा गया कि लैरी की मार्केट के प्रति जो सोच थी वो गलत थी। इनकी मार्केट में इमेज जबरदस्त खराब हुई, लेकिन इनको अपने ज्ञान पर और काम के अनुभव पर पूरा भरोसा था। लैरी अपने आप में बहुत कुछ करने में सक्षम थे। अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपना फंड क्रिएट करके फिर से मार्केट में लगाने के मूड में थे। एक निवेश फर्म बनाने की तैयारी में थे, लेकिन पैसा नहीं था। इसी बीच में एक और कंपनी जिसका नाम था, जिस प्रकार से ये ब्लैक रॉक है, ऐसे ही ब्लैक स्टोन नाम की एक कंपनी थी जिसके संस्थापक थे स्टीव स्वेवार्म। ये भी अमेरिका की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी है। और साथियों, जानकर फिर से आप आश्चर्य करेंगे, ये भी एक यहूदी नागरिक है, ये भी एक जू है। यानी इससे आपको रिलेट हो जाएगा कि दुनिया में पैसे पर किस प्रकार से यहूदियों का कंट्रोल है। ये जो व्यक्ति है, इसने लैरी को अपने यहां पर काम करने का मौका दिया। दोनों ने मिलकर खूब प्रॉफिट कमाया, लेकिन एक समय फिर ऐसा आया कि ब्लैक स्टोन ने इन्हें अपने यहां से विदा कह दिया। ये यहां से निकलते हैं और स्टोन से निकलकर ब्लैक रॉक बनाते हैं। ब्लैक रॉक का काम करने के लिए जब ये बाहर निकलते हैं, तब इन्होंने जीई के शेयर्स पर काम करना शुरू किया। जीई जनरल इलेक्ट्रिकल्स अमेरिका की बड़ी कंपनी है, उसका इन्होंने काम संभाला और उसका बहुत बड़ा फंड मैनेज करके उन्हें काफी प्रॉफिट कमा के दिया। बस तब का दिन है और आज का दिन है, कभी लैरी ने पलट कर नहीं देखा। ब्लैक रॉक अब एक ऐसी कंपनी बन चुकी है जिस चाइना में यूट्यूब तक प्रतिबंधित हो, वहां पर ब्लैक रॉक चीनी फंड को भी मैनेज करता है। आप सोचकर देखिए कि 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में अमेरिकी सरकार इनसे मदद मांगकर क्राइसिस से बाहर निकलने की डिमांड करती है। 2020 के अंदर कोरोना महामारी के अंदर भी जो बॉन्ड मार्केट पूरी तरह हिल गया था, कहते हैं कि उस समय भी ब्लैक रॉक ने ही मार्केट को संभाला था। हालांकि 2008 में इनके ऊपर कई एलिगेशंस लगे। कहा जाता है कि एक ऐसी मंदी जिसमें लीमैन ब्रदर्स जैसी अमेरिका की बड़ी बैंक्स डूब गई थी, जिस पर हमने ऑलरेडी बातें बाजार की पर सेशन किया हुआ है, आप जाकर सुन सकते हैं। कहते हैं कि वो आर्थिक मंदी लाने वाला भी ब्लैक रॉक ही था और सुधारने वाला भी ब्लैक रॉक ही था। यानी हमें नहीं पता कि हमको कौन चला रहा है। कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो हमें पता नहीं कहां से कंट्रोल कर रही हैं, और कंट्रोल करने वाली कंपनीज में ब्लैक रॉक का नाम आता है। इसे दुनिया की सबसे बड़ी शैडो बैंक के रूप में माना जाता है। दुनिया में जितनी भी कंपनीज काम कर रही हैं, जितना पैसा बना रही हैं, उन कंपनीज में अगर सबका शेयर मिलाकर अगर 100 कह दिया जाए, दुनिया में 193 कंट्रीज की सब कंपनी को मिलाकर के, तो उनका 10% हिस्सा अकेला यह कंपनी अपने पास रखती है। आप इससे सोचकर देखिए कि कितने लोगों का पैसा, कितनी जगह फंड यह कंपनी खुद लगा करके एक इन्वेस्टमेंट कंपनी के
रूप में सर्वाइव कर रही है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट इसके बारे में है जो जानकर आपको आश्चर्य होगा। अब आप सोचेंगे कि ये ऐसा निर्णय ले कैसे पाते हैं, यानी कि कैसे ये फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि हम किस सेक्टर में पैसा लगाएं, कौन सा सेक्टर आगे बूम करेगा और दूर तक जाएगा। कहा जाता है साथियों कि इसने एक अलादीन नाम का सुपर कंप्यूटर ड्राइव बनाया हुआ है। साथियों, अलादीन लगभग 5000 कंप्यूटर्स जिसमें 24x7 यानी 24x7 काम कर करके प्रिडिक्शन लगाते हैं कि इस कंपनी का यह डिसीजन इतने सालों बाद कहां जाएगा। यह बिल्कुल वैसे है जैसे आपसे कहा जाए आपके पिताजी के द्वारा कि बेटा प्रोजेक्शन है अपने शहर में कि 5 साल बाद यहां से हाईवे निकलेगा, या कोई आपसे यह कहे कि एक दिन जिस प्रकार से यह शहर दिल्ली के नजदीक है एक दिन प्राइम शहर हो जाएगा, और आप उनकी बात ना सुने कि कहें कि छोड़िए ना, जब होगा तब देखेंगे, आप उस भाव को छोड़ दें। लेकिन ब्लैक रॉक कंप्यूटर पर कब्जा करना सीख गई। इसने 5000 कंप्यूटर्स, बड़े बड़े कंप्यूटर्स को 24x7 एल्गोरिदम पर काम करने के लिए लगाया हुआ है, जिनसे यह कंपनी का भविष्य फैसलों के आधार पर जज करते हैं कि इस कंपनी ने आज यह फैसला लिया है तो इसका दूरगामी परिणाम क्या होगा। कहते हैं कि जब आर्थिक मंदी आती है तब भी सबसे ज्यादा मुनाफा यही कमाता है, क्योंकि मंदी में भी यही पैसा कमा के अपने पास रख लेता है। क्यों? क्योंकि सस्ते शेयर खरीद लेता है। जैसे अडानी का जब मार्केट गिरा था तो कई बुद्धिजीवियों ने, हमने कई सेशंस किए थे और कहा था समझदार वो होगा जो गिरते मार्केट में शेयर खरीदेगा, और बहुतों ने खरीदा। आज वापस से वो रिवाइव कर गया है, बहुतों ने पैसा कई टाइम्स बना भी लिया है। ऐसी स्थिति में ब्लैक रॉक भी अलादीन नाम के इस कंप्यूटर सेटअप से काम करती है, और ये अलादीन कोई मजाक नहीं है, रियल में एग्जिस्ट करता है, पूरी दुनिया का नेटवर्क मैनेज करता है अलादीन। आपको अब यह जानने की जिज्ञासा होगी कि हम लोग कहां हैं, लैरी फिंक इंडिया के बारे में क्या सोचता है। यह 2014 की तस्वीर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लैरी फिंक के साथ। आप इस तस्वीर को देख सकते हैं, अर्थात यह व्यक्ति गुप्त तरीके से दुनिया भर के राजनेताओं के साथ मिलता जुलता है। क्या अमेरिकी सरकार इसे कंट्रोल करती है? इसे उलट कहना ज्यादा ठीक होगा, यह अमेरिकी सरकार को कंट्रोल करता होगा। अब आप पूछेंगे ऐसा कैसे कह सकते हो? मैं ऐसा इसलिए कह सकता हूं क्योंकि इसने अपने क्लाइंट्स को 3 कैटेगरी में बांटा हुआ है। कुछ ऑफिशियल एंटिटीज हैं जिनमें कि फेडरल रिजर्व, ट्रेजरी यानी देश के फंड्स को मैनेज करने के लिए अपने क्लाइंट्स हैं, यानी ये देश ही इसका क्लाइंट है पूरा पूरा, एक इसका पैसा लगाना है टाइप से। दूसरे प्रकार से टैक्सेबल एंटिटीज हैं जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट फर्म्स, कंपनीज। टैक्स फ्री एंटिटीज हैं जैसे स्पेसिफाइड गेन, कंट्रीब्यूशन, रिटायरमेंट प्लान, एनजीओ, इन सबका पैसा यह लगाकर काम करता है, यानी कि इसके द्वारा अमेरिका, यूरोप, मिडिल ईस्ट जैसे बहुत से सेक्टर्स में काम किया जाता है। साथियों, इंटरेस्टिंग बात आपको जानकर आश्चर्य होगा, जिस समय डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के अंदर बैठे हुए बाइडेन, ये सब लोग खगोशी की मौत से बहुत स्तब्ध थे। अगर आपको याद हो तो सऊदी का एक पत्रकार था जिसके चलते बाइडेन और सऊदी के बीच में भयंकर संबंध बिगड़े थे। बाइडेन ने कहा था अगर वो राष्ट्रपति बन गए तो सऊदी के ऊपर जांच बिठा देंगे। आप विचार कीजिए कि अमेरिका के राजनीतिक संबंध सऊदी से खराब हो रहे थे जमाल खशोगी के कारण, लेकिन यह वो व्यक्ति था जिसने अमेरिकी सरकार के कहने पर भी सऊदी के साथ रिश्ते खराब नहीं किए। यह हेडिंग बनी थी कि ब्लैक रॉक वांट कट टाइज विद सऊदी, क्योंकि यह उसका भी फ्यूचर जानता था कि किस लेवल तक ब्लैक रॉक जाएगा। और इस इंटरेस्टिंग फैक्ट यह होता है कि यह दुनिया में जितनी भी अपकमिंग और ग्रोइंग कंपनीज हैं उन सब में अपनी नजर उस अलादीन नामक चिराग को घिसकर निकालता रहता है। भारत का भविष्य भी यह जियो और अडानी से देखकर निकाल चुका है। ऐसी स्थिति में आप देख सकते हैं 2024 की यह कटिंग, यह गुप्त तरीके से आया था, सुर्खी बनी लेकिन तस्वीर कहीं बाहर नहीं आई। यह अंबानी से मिलने के लिए इंडिया आया था और यह अंबानी से मिलकर के कुछ प्लान कर रहा था। क्या प्लान कर रहा था? जियो फाइनेंस, जियो फिनटेक करके जो कंपनी बन रही है उसके साथ ब्लैक रॉक मिलकर के एक म्यूचुअल फंड कॉर्पोरेशन का पोर्टफोलियो तैयार कर रहे थे। यानी इंडिया के लोग ब्लैक रॉक को ज्यादा नहीं जानते, तो क्या करें, तो जियो के नाम से म्यूचुअल फंड का पैसा इकट्ठा करके मार्केट में लगवाया जाए, उस बात के लिए लैरी फिंक मिलने के लिए आया था। जियो ब्लैक रॉक इज बेस्ड ऑन योर शेयर्ड विजन टू क्रिएट बेटर फाइनेंशियल फ्यूचर फॉर मिलियंस ऑफ पीपल इन इंडिया, यानी इंडिया की टॉप कंपनीज के साथ भी मिलकर पैसा इन्वेस्ट करने के लिए यह आता है। और यह हेडलाइन है जनवरी 2024 की कि सेबी इन प्रोसेस टू ग्रांट इन प्रिंसिपल नोड टू जियो फाइनेंशियल ब्लैक रॉक फॉर म्यूचुअल फंड ऑपरेशंस। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था म्यूचुअल फंड्स यानी आपका और मेरा संयुक्त पैसा जिसे शेयर मार्केट में लगाया जाए, तो यह आगे आकर के ब्लैक रॉक के साथ जियो काम कर रही है। फ्यूचर में आपको अभी दिखा दे रहा हूं कि यह फ्यूचर प्लान
प्लानिंग किस दिशा में कर रहा है। संभवतया आपको अब तक यह समझ में आ गया होगा कि शादी फंक्शन में आने का जो ब्लैक रॉक का डिसीजन है, असल में वो भी एक फाइनेंशियल ही प्लानिंग है जिसके तहत वो इसको करने जा रहा है। आपको याद होगा मैंने आज से 2 दिन पहले ही आपके साथ एक सेशन साझा किया था जिसमें बताया था कि क्या दुनिया को कंट्रोल करती है इल्यूमिनाटी। अब इसी प्रकार से आज का यह सेशन इल्यूमिनाटी को लेकर के कई कथाएं हो सकती हैं, लेकिन अगर आप ब्लैक रॉक की सच्चाई जान चुके हैं, कम से कम इतना सा कंट्रीब्यूट